अब ठीक है ना? तो देखो हम लोग टॉपिक पर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स होता है मुद्रास्फीति, इसको हिंदी में कहते हैं महंगाई, नॉर्मल सेंस में हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? तो अब ये टॉपिक को आज हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा चीज़ है जो आप लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं महंगाई बढ़ गया या महंगाई घट गया, है कि नहीं? तो क्या होता है महंगाई? पहला तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या महंगाई का बढ़ना अच्छा होता है या बुरा होता है? तो पहले तो एक काम करो, आप लोगों को ये बात बताओ, अभी तक जो भी नॉलेज आप लोग पढ़े हो, इन्फ्लेशन जो होगा वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? बताने की कोशिश करो अपने से, फिर तुम समझाएंगे ही। कौन बोल रहा है अच्छा होता है? कुणाल। अच्छा, क्यों अच्छा होता है? क्यों भी बोलो ना, क्यों अच्छा होता है और क्यों अच्छा नहीं होता है, मतलब तर्क के साथ आंसर दीजिए। ठीक है, क्यों? कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है, बताओ। हम्म। अच्छा, और? नहीं, ये वाला तो अच्छे से समझा नहीं पाए, क्या टैक्स वगैरह बढ़ गया तो क्या बाकी चीज़ का दाम? नहीं, ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया। और कोई बताओ, नेहा आप बताओ, क्या लगता है महंगाई अच्छा होता है कि मतलब क्या नहीं रहना चाहिए इकोनॉमी के लिए, क्या सही होता है महंगाई? कोई आइडिया नहीं? अरे कुणाल, आप बोले थे अच्छा होता है ना, आप बताओ कैसे अच्छा होता है? बताओ, मैं कोशिश करो, सही आंसर दिए थे ऐसे। नहीं पता? तुक्का मार दिए थे? हाँ। फॉरेन करेंसी, चलो ठीक है, ये तो बहुत आगे का कॉन्सेप्ट हो गया फॉरेन करेंसी वगैरह। अभी नॉर्मली बस हम लोग इसी टॉपिक पर रहते हैं ना, फॉरेन करेंसी से इन्फ्लेशन का उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है अभी। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई हो गया। हम लोग को बस अभी ये बताओ, किसी भी इकोनॉमी के लिए महंगाई अच्छा होता है या बुरा बात होता है? अच्छा होता है, ठीक है, बोल रहे हो अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है? वही तो आंसर पूछ रहे हैं, क्यों अच्छा होता है? हाँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कैसे अच्छा होता है? अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा तो इसे क्या पता चलता? हाँ, ठीक ठीक आ रहे हैं तुम लोग पॉइंट पे, बताओ। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आयुष। देखो, इन्फ्लेशन किसी भी देश में होना, देखो इन्फ्लेशन समझ लो पानी पीने की तरह है। अगर नॉर्मल पी रहे हो तो सही है, लेकिन अगर सोचे कोई एक ही बार में 10 लीटर पी ले तो फिर गलत हो जाएगा। कोई भी चीज़ लिमिट में जब रहता है तो वो अच्छा होता है, जब लिमिट के बाहर हो जाता है तब हमारे लिए बुरा हो जाता है। ये बात से सबको एग्री करेगा कि नहीं करेगा? सेम इन्फ्लेशन के साथ भी कहानी है। इन्फ्लेशन अगर लिमिट में बढ़े, थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, तो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। बट अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है तो दैट इज बैड फॉर द इकोनॉमी। और अगर कृष्णा के लैंग्वेज में बोला जाए, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और लोगों का सैलरी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो दैट इज नॉट ए कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। बट इफ इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, बट द थिंग इज कि लोगों का सैलरी नहीं बढ़ रहा है या लोगों का जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इनफैक्ट लोगों का और गरीबी की तरफ जा रहा है, जॉब से उसको निकाल दिया जा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा, तब इन्फ्लेशन ऐसे समय में क्या हो जाता है? किसी भी इकोनॉमी के लिए खराब हो जाता है। तो इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करेगा उस इकोनॉमी में कैसा बाकी चीज़ों का दाम और बाकी चीज़ों का गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ सैलरी वगैरह का क्या हाल हो रहा है। तो इन्फ्लेशन, अब सवाल ये आता है, हम जैसे आपको बताएं कि थोड़ा थोड़ा बढ़े तो अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। क्यों अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, इसको समझने का कोशिश करो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ता है। मेरे साथ एग्री है? डिमांड बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा मांग करेंगे तो चीज़ों का दाम बढ़ेगा, यहाँ तक तो एग्री है। मनी सप्लाई में जब हम आप लोग को समझाए थे डिमांड एंड सप्लाई, बहुत पहले पढ़ाए थे, हमको लगता है 15-20 दिन पहले का टॉपिक पढ़ाए थे, याद होगा डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको बताए थे कोई भी चीज़ का जब डिमांड बढ़ता है, मांग बढ़ता है, तो क्या होता है? उसका दाम भी बढ़ता है, यानी कि महंगाई बढ़ रहा है कि नहीं? एक और चीज़ हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, जो ये है कि ऐसा नहीं समझिएगा कि जस्ट बिकॉज एक चीज़ का दाम बढ़ गया तो उसको महंगाई हम लोग बोलेंगे, नहीं। महंगाई को जब भी हम लोग देखते हैं तो एक बास्केट ऑफ गुड्स में देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट यहाँ पे लेते हैं, समझ गए? एक बास्केट है, टोकरी है, जिसमें सारा गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग एवरेज देखते हैं कि सबों का दाम बढ़ा है या सिर्फ इकोनॉमी में एक चीज़ का दाम बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अभी दुर्गा पूजा आ गया है, अभी दिवाली आ जाएगा 2 महीना के बाद। जब दिवाली आएगा तो आप लोग देखिएगा ऑटोमोबाइल्स का दाम बढ़ जाता है। ऑटोमोबाइल जान रहे हैं ना, कार वगैरह का दाम बढ़ जाता है जनरली। क्यों? क्योंकि दिवाली में बहुत सारे लोग कार वगैरह लेते हैं, ये बात से एग्री है? तो ऐसे में उसका दाम बढ़ जाता है। तो क्या ये बोलेंगे कि देश में महंगाई बढ़ गया है? नहीं।
एक पर्टिकुलर महीना या एक पर्टिकुलर वीक के लिए अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ गया है तो उसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि देश में बहुत महंगाई बढ़ गया है। जब कोई महंगाई बहुत लंबे समय तक, एक रीजनेबल टाइम तक रहता है देश की अर्थव्यवस्था में, और वो भी एक बास्केट ऑफ गुड्स में, मतलब सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं, तब हम लोग बोलेंगे ओवरऑल एक देश में महंगाई बढ़ गया है। समझ में आया ना? नॉर्मली तो कोई फोन का अगर हद से ज़्यादा डिमांड होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका दाम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि देश में महंगाई बढ़ गया है। समझ में आया? महंगाई बढ़ गया मतलब हम लोग तब बोलेंगे जब एक बास्केट ऑफ गुड्स यानी कि सभी चीज़ों का दाम मोटा मोटी अगर अपना नॉर्मल प्राइस से बढ़ गया है तो हम लोग बोलेंगे महंगाई हुआ है। और वो भी एक सस्टेन टाइम तक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ा तो हम लोग बोलेंगे महंगाई बढ़ गया, यानी कि वो चल रहा है लंबा 3 महीना 6 महीने से वैसा ही स्थिति है तो हम लोग बोलेंगे कि महंगाई एक्चुअल में थोड़ा सा बढ़ गया है। समझ में आया? पहले तो महंगाई उसको बोलेंगे, कोई दिक्कत है? अब सवाल आता है महंगाई अच्छा होता है या बुरा? जैसा आपको बताएं, महंगाई एक सस्टेन टाइम तक अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि इससे प्रोड्यूसर जो होता है उसको इंसेंटिव मिलता है ना। जैसे अगर मान के चलो हम कोई आईफोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप हमको 50,000 रुपया पहले दे रहे थे ये फोन के लिए, हम आपको बेच रहे थे, मेरा फोन का डिमांड बढ़ा, अब ये फोन को आप 60,000 देने के लिए रेडी है, तो एज ए प्रोड्यूसर, हम प्रोड्यूसर है आईफोन के, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे कि अरे वाह अच्छा बात है मेरा मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। अब 60,000 में लोग लेने के लिए यही वाला फोन को रेडी है जिसका लागत फॉर एग्जाम्पल मेरे को हो सकता है 40 के पड़ा होगा, है ना। अब देखिए कि और लोग डिमांड करें तो 70 के में लोग लेने के लिए रेडी है, तो एज ए प्रोड्यूसर हमको तो मजा आ रहा है कि बहुत प्रॉफिट मेरा हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो ये जो इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स है जो एक्चुअली में काम करते हैं, है कि नहीं, उनके लिए फायदा का बात है कि नहीं है? हाँ, कब तक फायदा का बात है? जब तक थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा तब। अगर इसी फोन का दाम डिमांड के अलावा भी बहुत सारा रीजंस होता है जिसकी वजह से कोई चीज़ का दाम बढ़ जाता है, वो हम आपको क्लास के आगे बताएंगे क्या क्या रीज़न होता है। अब मान के चलो ये फ़ोन का अब अचानक से 1 लाख रुपया दाम पड़ने लग गया, तो आपको लगता है लोग लेने आएंगे? नहीं लेने आएंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, ये फ़ोन मेरा सड़ जाएगा लेकिन कोई आदमी लेने नहीं आएगा। तो क्या पता चला, अगर इतना ज़्यादा दाम बढ़ जाता तो कोई आदमी लेने भी नहीं आएगा। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए, मतलब महंगाई अगर थोड़ा थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा है तो इकोनॉमी के लिए हम लोग बोलेंगे अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रोड्यूस करने का। समझ में आया? लेकिन अगर वही महंगाई हद से ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लग जाए तो हम लोग बोलेंगे कि खराब है। अब सवाल उठता है कितना महंगाई अच्छा और कितना महंगाई खराब है। तो एक नॉर्मल अगर हम लोग सीन लें तो कोई भी प्रोडक्ट का दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है ना, और अगर इसमें 3 से 5% के बीच में महंगाई पर साल बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज गुड फॉर एन इकोनॉमी। मोटा मोटी 3 से 5 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, 2 से 5 भी मान सकते हो, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम आपको अपने से बता रहे हैं एक ऐसा सिनारियो जहां पे 5% के नीचे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा तो हम लोग बोलेंगे दैट इज गुड फॉर एन इकोनॉमी। समझ में आ गया ना? जैसे आप कोई सामान लिए 2024 में 100 में और 2025 में आप उसको 105 में भी ले रहे हो तो दैट इज नॉट वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, दैट इज ओके फॉर द इकोनॉमी। अगर आप 103 में ले रहे हो ये सब मतलब परफेक्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा महंगाई बढ़ना चाहिए, है कि नहीं, 2-3% के हिसाब से बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा आइडियल सिनारियो में। लेकिन जनरली महंगाई उसी स्पीड में ही बढ़ जाता, फिर भी मैक्सिमम अगर 4 से 5% तक गया तो भी बोलेंगे इट इज़ ओके फॉर द इकोनॉमी। बट अगर 2 से 3 में रहा तो हम लोग बोलेंगे परफेक्ट, एकदम जैसा आइडियल वर्ल्ड में होना चाहिए वैसा चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। समझ में आया ना? इससे क्या हो गया, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, इससे क्या पता चला देश में लोगों का आमदनी भी बढ़ रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ता है, इससे क्या पता चला लोगों का आमदनी भी बढ़ रहा है कि नहीं, तो डिमांड ऑब्वियसली लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो 2 से 3% समझ लो आइडियल हम बोलेंगे, लेकिन अगर और ज़्यादा बढ़ा तो 5% के अंदर में रहना को भी हम लोग मोटा मोटी गुड बोलेंगे। 5 से ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ से बैड वर्स एकदम वर्स्ट स्टार्ट होने लग जाता है। समझ में आ गया ना? तो इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है, जनरल लेवल में किसी प्राइस का, किसी बास्केट ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का चीज़ों का दाम बढ़ना फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे। समझ में आ गया ना? जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति या नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं महंगाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को? तो इस पॉइंट को लिखिए अच्छे से। पहले इन्फ्लेशन लिखिए, इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन inflation is a general increase in price level of goods and services for a particular period of time in an economy, यहां तक हो गया क्लियर? आगे बढ़े। अब एक और बात देखिए, यहां पर इन्फ्लेशन जो है वो क्या करता है,
इन्फ्लेशन क्या करता है, देखो वैल्यू ऑफ मनी क्या करता है, बढ़ाता है या वैल्यू ऑफ मनी घटता है, हमको बताओ क्या होता है वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन में, बढ़ता है या वैल्यू ऑफ मनी घटता है, कौन सा आंसर सही होगा, घटेगा, सब एग्री है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, घटेगा ना कि बढ़ेगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। कैसे वैल्यू ऑफ मनी घट रहा, चीजों का दाम बढ़ रहा है बट वैल्यू मनी का घट रहा है, समझो ऐसा, पहले आप लेने गए कोई सामान, ठीक है ना, 100 रुपया में वो प्रोडक्ट आपको मिल गया, ये प्रोडक्ट आपको 1 यूनिट मिल गया 100 रुपया में, कोई दिक्कत है, अब यही 1 यूनिट के लिए आपको 110 रुपया देना पड़ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये वैल्यू मनी का बढ़ा है कि घटा है, घट गया है वैल्यू मनी का। ऐसे देखा जाए मतलब नॉर्मल आंख से तो लगेगा 100 का चीज 110 में मिल रहा है तो वैल्यू बढ़ा है, नहीं वैल्यू तो घट गया है ना, वैल्यू कब बढ़ता है, अगर ये 100 का चीज 90 में मिल रहा होता तब बोलते मनी का वैल्यू बढ़ गया है कि नहीं, यहाँ पर इसके इंट्रिंसिक वैल्यू घट गया है, महंगाई की वजह से इसमें ज्यादा कीमत लग रहा है ना, तो प्राइस और वैल्यू ये दो अलग अलग वर्ड, इससे आपको ये पता चला प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग टर्म है, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है बट वैल्यू यहाँ पे घट रहा है, समझ में आया ना, तो ये दो चीज होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले दिमाग में रखिएगा जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है नो डाउट, बट द थिंग इज वैल्यू क्या होता है किसी भी चीज का, मतलब वैल्यू मनी का घट जाता है जनरल सेंस में, ठीक है, तो ये बात को भी वही उसी पॉइंट में आगे लिख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इन्फ्लेशन डिक्रीजेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन जो होता है परचेजिंग पावर जो एक पैसा का होता है उसको घटा देता है, ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, एकदम बोल सकते हैं। उसके बाद टॉपिक लिखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, सबसे पहला टाइप लिखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, क्या होता है क्रीपिंग का मतलब, नहीं नहीं नहीं, क्रीपिंग नहीं देखे, बहुत सारा स्पीसीज जो क्रीप करता है, क्रीप मीन्स होता है रेंगना, जी हाँ रेंगना, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन मीन्स क्या हो गया, रेंगता हुआ महंगाई, समझ में आया, इससे क्या पता चल रहा है आपको, रेंगता हुआ महंगाई से क्या पता चल रहा है, हाँ क्या इससे पता चला, रेंगती महंगाई यानी कि ये गुड फॉर द इकोनॉमी होता है, ये वही वाला एग्जांपल है जो हम आपको बता रहे थे कि इन्फ्लेशन अगर 2 से 3-4% के बीच में बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये वही एग्जांपल है, यानी कि रेंगती महंगाई जो होता है या इन्फ्लेशन जो होता है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्यों गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है, लोगों का इनकम बढ़ रहा होता है, इसीलिए वो डिमांड कर रहे होते हैं, तो चीज़ों का दाम धीरे धीरे बढ़ना इज गुड फॉर द इकोनॉमी, है कि नहीं, इससे पता चलता है देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसमें लिखिए when the inflation increases, when the inflation increases at a rate of 2 to 5%, 2 to 5%, it is called it is termed healthy for an economy, it is termed healthy for an economy, it is termed healthy for an economy, it is termed healthy for an economy। अच्छा एक सेकेंड, 2 to 5% जहाँ लिखे है ना वहीं पे डैश देकर लिख लिया एनुअली, सालाना, है ना, ऐसा मत समझिएगा कि डेली 2 से 5% बढ़े, तब तो बर्बाद हो जाएगा आदमी, सालाना है कि नहीं, अगर रोज बढ़ने लग जाए 2% तो महीना में 60% बढ़ गया, अगला महीना तक चीज़ों का दाम डबल हो जाएगा, समझना, इसलिए एनुअली याद रखिएगा, एनुअल ही ज़्यादातर केस में याद रखिएगा, अगर हम बोलना छूट गया हमसे तो समझिएगा हम एनुअली ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर महीना में 5% के हिसाब से बढ़ेगा तो 12×5=60, एक साल के बाद 1.5 गुना हो गया उस चीज़ का दाम, मतलब जनवरी में लिए थे 100 में, दिसंबर में जाते जाते ले रहे 150 में, तो क्या हुई, तो खराब हो गया ना इकोनॉमी के लिए। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझ में आ गया, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब रेंगता हुआ महंगाई बढ़ रहा है, यानी कि 2% 3% के हिसाब से बढ़ रहा है अगर सालाना, तो दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पर इतना महंगाई बढ़ना इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होता है और नॉर्मल कंज्यूमर भी पे करने के लिए रेडी रहता है, समझ में आ गया ना। उसके बाद दूसरा लिखिए वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये सब नाम है जो दिया गया है इन्फ्लेशन को, समझ में आया, हाँ एकदम है, रनिंग भी है, ये सब अलग अलग नाम दिया गया है इन्फ्लेशन को, समझ में आया। वॉकिंग इन्फ्लेशन में जो होता है चलती महंगाई, ठीक है,
हिंदी में बोलते हैं। और इसका रेट क्या होता है जनरली 4 to 10%। अगर 4 से 10% की स्पीड में बढ़ रहा है, 4 मिनिमम और मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये यहाँ से इकोनॉमी के लिए बैड होना स्टार्ट हो जाता है। कोई इकोनॉमी अगर यहाँ है, मान के चलो ये वाला नंबर 2 से 5 रखते हैं यार, अब आप बोलिएगा सर यहाँ भी ये है, देखो ऐसा कोई आइडियल नंबर है नहीं। ये अपना एक जितना भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपना उसको अपना वैल्यू में लगाते हैं, समझ में आ गया ना। तो सबका एक परसेंटेज हम लोग अप्रॉक्स नंबर ही आपको दिया गया है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 4.5 रहेगा तो इसको वॉकिंग बोलेंगे, या 4.5 है तो इसको क्रीपिंग नहीं बोल सकते। ये सब्जेक्टिव नेचर होता है। बट ऊपर ऊपर से अगर हम लोग जान के रखें तो इसको हम लोग क्रीपिंग में रख देते हैं और इसको हम लोग वॉकिंग में रख देते हैं, समझ में आ गया ना। और एक्चुअली में क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो देखो 2 से 3% एकदम आइडियल होता है। इससे ऊपर से तो जाना इकोनॉमी के लिए खराब होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है, अगर 4% से महंगाई बढ़ रहा है तो इंडिकेशन मिल जाता है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकता है। तो इसमें जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी विजिलेंट रहती है, मतलब देखती है कि आखिर चीज़ों का दाम क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है बढ़ने का। तो हमारा आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो दोनों मीटिंग वगैरह करके डिस्कस करने लगती है कि महंगाई क्यों तेजी से बढ़ रहा है, समझ में आया, और इसको कैसे रोके। यानी कि 4 और 5% वाला बैंड ये बैंड है जहाँ पर सरकार तैयार हो जाती है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे महंगाई इससे भी ऊपर बढ़ जाए, समझ में आ गया ना। 2 से 3% हम लोग सेफ जोन है, 4% के बाद थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है हम लोग को, और 6% के बाद महंगाई का असर आप लोग को जिंदगी में देखने को मिलने लगेगा। आप लोग उसको महसूस करने लग जाइएगा कि अच्छा महंगाई सही में नजर आ रहा है, समझ में आया। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन समझ में आ गया, जहाँ पर 4 से 10% एनुअली के हिसाब से बढ़ रहा होगा। सेम पॉइंट वही ला उतार दीजिए, बस वहाँ पर जो है 2 से 5 की जगह 4 से 10 लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए रनिंग इन्फ्लेशन। अब कृष्णा आप बोले थे तो हमको लिखाना ही पड़ेगा, क्या लिखो रनिंग इन्फ्लेशन। लिखो रनिंग इन्फ्लेशन, लिखो, हो गया। इसमें भी सेम कहानी है, बस इसका विंडो बढ़ जाएगा। 10 से 20% के स्पीड में अगर बढ़ रहा है तो रनिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। ये सब टर्म को याद रखिएगा, एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी का 10 से 20% की स्पीड से बढ़ रहा है या 12% एनुअली बढ़ रहा है तो इस टाइप की इन्फ्लेशन को क्या नाम दीजिएगा आप। आपके सामने ऑप्शन रहेगा, तो इस टाइप की इन्फ्लेशन को आप रनिंग इन्फ्लेशन नाम दीजिएगा, समझ आ गया ना। इसीलिए ये सब को दिमाग में याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, जब इन्फ्लेशन आपका एनुअली सालाना 10 से 20% की स्पीड से बढ़ रही है तो वैसे इन्फ्लेशन को या वैसा मुद्रास्फीति को हम लोग क्या कहेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन कहेंगे, यानी कि दौड़ती हुई महंगाई कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला पॉइंट लिखिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोप मीन्स क्या होता है, गैलोप मीन्स होता है निगलना। सांप जब कोई अपना प्रे को खाता तो क्या बोलते हैं, निगल लिया, तो इसी को गैलोप वर्ड दिया गया इंग्लिश में। तो गैलोपिंग मीन्स भी होता है कि महंगाई अब लग रहा है हम लोग को खा ही जाएगी, समझ आ गया ना। ये महंगाई ऐसा आ गया कि ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अब नहीं जी पाएंगे, अब महंगाई ही हम लोग को खा जाने वाली है, समझ आ गया ना। तो ये उस टाइप का इन्फ्लेशन हो गया। कोई दिक्कत है, लिखिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन यहाँ पर लिखिए। नहीं बाबू, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। 20% से लेकर के, अगर जनरली इसको और भी ज़्यादा आदमी ले आता है, लेकिन हम आपको 500% तक बोलेंगे। एनुअली बढ़ रहा है तो ये गैलोपिंग 500% मीन 5 गुना, समझ आ गया ना। यानी कि अगर चीज़ों का दाम 20% से लेकर के 500% की 5 गुना तक बढ़ जा रहा है सालाना, तो इसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, समझ आ गया ना। लिखिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ऐसा हुआ है केस, आपको हिस्ट्री में 2-3 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है। अभी वेनेजुएला का क्राइसिस, कभी घर में जाकर के एकदम ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, वेनेजुएला का इन्फ्लेशन क्राइसिस। बस यूट्यूब में इतना तो टाइप आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। वेनेजुएला इन्फ्लेशन क्राइसिस, ये आप लोग को जाकर के देखिएगा। उसका अगर डॉक्यूमेंट्री मिलेगा नेशनल ज्योग्राफिक का तो अच्छा बात है, मे भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया होगा तो शॉर्ट वीडियो भी अगर 5-6 मिनट का रहा तो देखिएगा वहाँ पर क्या हाल हुआ था। आदमी ट्रक भर भर के पैसा ले जा रहा था एक ब्रेड लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मनी का वैल्यू हम आपको क्या बताया, इन्फ्लेशन में घट जाता है। तो मनी का वैल्यू इतना ज़्यादा घट गया था, इतना ज़्यादा घट गया था कि आप पूरा ये रूम भर के पैसा ले जाते ना तो भी आपको रोटी नहीं मिल रहा था। पता है, इतना ज़्यादा मनी का वैल्यू घट गया था। तो लास्ट में उनको अपना करेंसी को बंद करके कुछ दिन के लिए US डॉलर का करेंसी चलाना पड़ा था।
उसके बाद फिर अपना एक न्यू करेंसी लाना पड़ा था। मतलब ऐसे में समझो करेंसी का वैल्यू ही खत्म हो जाता, अस्तित्व ही करेंसी का खत्म हो जाता है एक देश का। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होना काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। खराब तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, बट ये सब एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। इसमें इकोनॉमी बर्बाद एकदम किसी भी देश का हो जाता है। इसके बाद एक लास्ट टर्म आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर मीन्स ही सुन रहे होंगे, हाइपर जब हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में भी है, भाई तुम हाइपर काहे हो रहा है, हाइपर मीन्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म। तो मतलब क्या हो जा रहा, पांचवा हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। मीन्स ये इतना ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है कि इसमें देश का अर्थव्यवस्था चौपट ही हो जाता है, मतलब एकदम खत्म हो जाता है, करेंसी का वैल्यू खत्म हो जाता है, सरकार भी गिर जाती है जनरली, और देश में हाहाकार मच जाता है। समझ में आया ना? तो उस वो लास्ट टर्म होता है हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए पांचवा पॉइंट, हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, गैलोपिंग का हम हिंदी नहीं लिखे ना, सरपट दौड़ती महंगाई। क्या? अरे नहीं, निगलती तो हाँ ठीक है, निगलती भी लिख सकते थे, लेकिन इसको बोलते हैं जनरली लोग सरपट दौड़ती महंगाई हिंदी में, ठीक है ना। ये हो गया चलती, हो गया सरपट दौड़ती। अरे नहीं, सिर्फ दौड़ती होगा, उसे सरपट भी लग गया, समझ में आ गया ना। हाँ अच्छा ठीक है, चलो देखो हाइपर इन्फ्लेशन, अब क्या हम लोग क्या बोलेंगे, जब एकदम इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन में समझो ये क्या होता पता है, आप रात में सोए, पता चला चीज का दाम 10 रुपया था, सुबह उठे पता चला उसका दाम 100 रुपया हो गया है। समझ में आया? ऐसा सिचुएशन हो जाता। मतलब यहाँ पे महीना और साल का बात ही मत करो, यहाँ देखा जाए तो हर दिन चीज़ों का दाम दुगुना तीन गुना हो रहा है। आज एक चीज़ का दाम था 20 रुपया, कल को 100 रुपया हो गया, परसों 200, परसों 500, अगला दिन 1000। इस तरह से महंगाई होता है, क्योंकि डिमांड तो लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई है ही नहीं, या पैसा का वैल्यू इतना ज़्यादा घट गया है कि वो पैसा खरीद ही नहीं पा रहा वो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। इसीलिए जब आप लोग बोलते हो ना कि कभी कभार आप लोग जैसे सवाल कर देते हो कि सर ऐसा क्यों नहीं होता, अगर गरीबी सरकार को दूर करना है तो सबको पैसा बांट दे, 1-1 करोड़ सबको दे दे, है कि नहीं। आप लोग समझो, अगर सरकार 1-1 करोड़ रुपया सबको दे देगी तो पैसा का जो वैल्यू होता है वो घट जाएगा। आज पैसा का वैल्यू इसीलिए है क्योंकि पैसा लिमिटेड है, सरकार भी लिमिटेड पैसा छापती है, और वही लिमिटेड पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है जो हमारी आबादी है उसमें। अगर पूरी आबादी के पास 1-1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो आपको नहीं लगता हर आदमी आईफोन खरीदने चल जाएगा, हर आदमी मर्सिडीज खरीदेगा, हर आदमी जो है किया का गाड़ी खरीदेगा, हर आदमी सब चीज़ करेगा? आपको नहीं लग रहा है? तो जब हर आदमी हर चीज़ लेने के लिए पॉसिबल हो जाएगा तो आपको नहीं लगता चीज़ों का दाम हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा? इसी केस में हाइपर इन्फ्लेशन होता है। वेनेजुएला का केस जब आप पढ़िएगा तो वही गलती वेनेजुएला की गवर्नमेंट की थी। वो क्या की थी, अपना गरीबी को दूर करने के लिए और वहाँ के इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए सरकार क्या की ना, बेवकूफ़ सरकार उसकी पैसा को छापने लग गई, प्रिंट कर दी पैसा। जब प्रिंट करके पैसा लोगों में बांट दी, अब आप सोचो ना, ये क्लास में हम सबको अगर 1-1 लाख रुपया दे दें तो आप लोग सबको जाकर के सेम फ़ोन नहीं ले सकते हैं। आज आपके पास अलग फ़ोन है, मेरे पास अलग फ़ोन है, उसका रीज़न क्या है, हम लोग का अलग अलग इनकम। आपका इनकम ऑब्वियसली ज़्यादा है तो ज़्यादा महंगा फ़ोन है आपके पास, है ना। तो क्या है कि इनकम पे डिपेंड करता है कि लोगों का क्या डिमांड होगा, है कि नहीं। अगर सबों के पास हद से ज़्यादा इनकम हो गया, सरकार फ्री में पैसा बांट दी, जो कि आप लोग का बचपन में जरूर दिमाग में आता होगा कि सरकार ये सब क्या कर रही है, मनरेगा से जॉब दे रही है, गरीब लोग को साइकिल बांट रही है, खाना खिला रही है, डायरेक्ट 1-1 करोड़ रुपया दे दो, सब गरीबी दूर हो जाएगा। अब आप समझिए, पैसा दे देना इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, उससे महंगाई बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा कि आप कल को आइएगा क्लास करने के लिए तो हम बोलेंगे हम खुद लेंगे 10 लाख रुपया। क्या है, पैसे का वैल्यू घट गया है ना, समझ रहे हो। जो चीज़ पहले आपको 1 रुपया में मिलता था वो 100 रुपया मिल रहा है, तो कैसे होगा। इसीलिए सरकार पैसा छाप करके गरीबी को दूर नहीं करती है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आप लोग को तो जरूर होगा बचपन में। बचपन क्या, बहुत आदमी लोग अभी भी ये बात बोलती है, सीधा बोलेगी ये सरकारवा कुछ ना जाने हो, तोहरा की पता, 1-1 करोड़ तक दे दे तो सब गरीबी एकदम दूर। समझ में आया? लेकिन सरकार नहीं कर सकती वो, है ना। समझ में आया क्यों? हाइपर इन्फ्लेशन समझ गया, इससे को पेन नहीं संभलता कसम से। अरे एक तो लाना रे, फीता लाना, इसका गर्दन में बांधेंगे, 10 ग्राम का पेन नहीं संभलता, क्या करेगा ऊपर वाला जाने। हाइपर इन्फ्लेशन समझ में आ गया। हम पढ़ाते वक्त अगर मेरा मतलब हम पढ़ा रहे हैं और किसी का पेन गिर गया, किसी का मोबाइल बज गया, तो मेरा डाइवर्जन हो जाता है, इसलिए मेरा भी फ़ोन बजता है, वो रिसीव नहीं करते हैं, एकदम साइलेंट में रखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि तुम लोग भी थोड़ा सा उसी तरह रहो। चलो लिख लिया हाइपर इन्फ्लेशन, आगे बढ़ो इसमें। अच्छा नहीं लिखे हो क्या, इसको ऐसे लिखो ना, ऐसे तो देखो हाइपर इन्फ्लेशन का कोई नंबर नहीं है, तो हम आपको क्या टेक्निकली नंबर बताएं, बस आप इसको ऐसा समझ लो, मंथली चीज़ों का दाम 5 गुना 10 गुना हो जाना, 500, एनीथिंग विच इज अबव 500%, दैट विल बी कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें कोई अबव लिमिट नहीं है, लिमिट तो एंडलेस है,
आसमान इज द लिमिट, समझ में आ गया ना, स्काई इज द लिमिट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ 500% से ऊपर के दर से अगर बढ़ रहा है और यहाँ पर चीज़ों का दाम हर दिन बढ़ रहा होता है, ऐसा आप समझो। हाइपर इन्फ्लेशन में आप रात में सोए हो किसी चीज़ को 10 रुपये में लेकर के, सुबह पता चला वो चीज़ का दाम 50 हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर चीज़ों का दाम एक दिन में भी 50% बढ़ सकता है, महीना में भी 1000% बढ़ सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसका, ये अनलिमिटेड टाइप का चीज़ों का दाम बढ़ेगा, समझ में आ गया ना। तो एनीथिंग आप रात में सोए सुबह डबल हो गया, ये किस में आ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाएगा, समझ में आ रहा है कुणाल। तो 5 टाइप का आपको इन्फ्लेशन समझ में आया। एक हो गया क्रीपिंग, जो रेंगती हुई महंगाई है, इसमें 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, सालाना 2% बढ़ रहा है, समझ में आ गया ना। अगर हम वही 100 वाला एग्जाम्पल है, मान के चलते 100 रुपया वाला ही मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल बाद इस चीज़ का दाम कितना हो जाएगा, 102 से लेकर 105 तक। आप बताइए, आप 102 105 रुपये देने के लिए रेडी नहीं रहिएगा, खुशी खुशी दे दीजिएगा, 1 साल में आपका भी तो इनकम बढ़ा होगा, है कि नहीं। वॉकिंग में आपका हो जाएगा 104 से लेकर के 110, आप अभी भी रेडी रहिएगा देने के लिए मोटा मोटी, है कि नहीं। अब 1 साल बाद अगर यहाँ पर रनिंग इन्फ्लेशन में हो जाएगा 110 से लेकर के 120, अब यहाँ से आपको महंगाई थोड़ा सा हर्ट करने लगेगा कि पिछला साल कितना सस्ता था, इस साल देखो कितना महंगा हो गया। और ये हम आपको 100 रुपये में बोल रहे हैं इसीलिए आपको आसान लग रहा है, इसको 1 लाख में देखो तो इसका हो जाएगा 1,20,000 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, अब आपको अखड़ेगा, है कि नहीं। इस 100 में दे रहे हैं इसीलिए ये आपको लग रहा होगा छोटा नंबर। गैलोपिंग में आप समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 से लेकर के 500 तक, समझ रहे हो, यहाँ पर तो बर्बाद हो जाइएगा आप, और उसके आगे तो और बर्बादी का रास्ता आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह का इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में, ये 5 टाइप्स होता है इन्फ्लेशन का। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। क्या इंडिया में इन्फ्लेशन समथिंग अराउंड 6% के आसपास में, 6 से 8% के हिसाब से, जो कि ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो इंडिया में हमारा चल रहा अभी समझ लो वॉकिंग इन्फ्लेशन बोल सकते हो, समझ में आ गया ना। 4 से 10 हमेशा इंडिया में यही बैंड चलता है, इंडिया का एम है इस बैंड में लाने का, लेकिन हम लोग ला नहीं पाते हैं, समझ में आया। हम लोग का एम है ये बैंड में लाने का, बट हम लोग का इन्फ्लेशन हमेशा यहाँ ही रहता है, हमेशा यहाँ रहता है। बहुत अच्छा हुआ तो 4% आ जाएगा, बहुत बुरा हुआ तो 10% तक चला जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा गवर्नमेंट काफ़ी विजिलेंट है। विजिलेंट मीन्स क्या हो गया, जो भी गवर्नमेंट आती है, हमारा जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो लोग इतना पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से मनी को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनके हाथ में होता है महंगाई को कमियाँ बढ़ाना। मनी पे टोटली है डिपेंडेंट क्या, जब हम लोग को आगे का चैप्टर बताएंगे तो आप लोग को बहुत चीज़ समझना होगा, इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत लोग नहीं पढ़ता है, एसएससी में तो इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ता है, क्योंकि एसएससी में इकोनॉमिक्स का वेटेज काफ़ी कम है, ठीक है ना। बहुत लोग एसएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं, छूते भी नहीं है। लेकिन लाइफ में कुछ दूसरा एग्जाम अगर आपको देना होगा, यूपीएससी देना होगा ये, तो उसमें इकोनॉमिक्स भर भर के है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई पेइंग जॉब्स है ना। तो इकोनॉमिक पढ़ने में मजेदार होता है, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक्स हार्ड होता है, लोगों का ऐसा मानना है, तो एसएससी में छोड़ ही देता है इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उसका वाला नंबर हुआ इंग्लिश से ले आएंगे, या उधर वाला एंशिएंट हिस्ट्री से ले आएंगे, समझ में आया। इस तरह से लोग छोड़ देते हैं, बट आप लोग छोड़िएगा मत, आप लोग जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़िए, आप लोग को ही काम देगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम आपको क्या बता रहे थे, इन्फ्लेशन इंडिया का, इंडिया चाहती है ये बैंड में रखना, बट हम लोग हमेशा ये बैंड में रहते हैं। अब आपको पता है किसी भी देश का इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। हाँ बोलो बोलो, एक सेकंड क्या। वॉर के समय तो देखो जनरली अब तो डिपेंड करेगा किस स्केल का वॉर हो रहा है। अब मान लीजिए जैसे अभी वॉर चल रहा है, ये अभी कौन नया वॉर स्टार्ट हो गया, इजराइल और ईरान वाला स्टार्ट हो गया। अब देखो, अब अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इजराइल पे या ईरान पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अब पता चलेगा, आप लोग एक टर्म पता है होंगे, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। बताए हैं हम कभी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वो होता है जब हम लोग दूसरे देश से महंगाई को ले आते हैं अपने देश, याद होगा पढ़ाए हैं। तो अगर मान लो हम लोग जैसे क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ईरान से, मान के चलो, हालांकि हम लोग ईरान से ज़्यादा तेल नहीं लेते, हम लोग रशिया वगैरह से ज़्यादा तेल लेते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल मान के चलो हम लोग ईरान पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब ईरान और इजराइल का वॉर हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो रेड सी वाला एरिया होता है ना, वो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़िएगा, वहाँ से ज़्यादा सप्लाई होता है, ये सब बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो इंडिया में भी फ्यूल का असर आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय में हम लोग, उस समय भी आप देखिएगा हमारा जो गवर्नमेंट होती है ना, वो 10% के अंदर वाला बैंड को रखती है, मतलब हम लोग कभी भी 10 से ऊपर नहीं जा पाते हैं, मतलब अच्छा हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी है, समझ में आया। हाँ, अगर इंडिया डायरेक्टली कोई कंट्री से वॉर में आ जाती है, खुदा न खास्ता, तब में भी ये वाला लाइन ब्रीच हो जाएगा, वो अलग बात हो जाता है। कल को इंडिया अगर चाइना के साथ डायरेक्टली वॉर में आ गई तो डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई और प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बट जब दूसरे कंट्री लड़ रही है तो इंडिया को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्यों पता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसिकली ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हमारा जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी हाई लेवल का। अगर हमको पता है ईरान से तेल नहीं मिलने वाला है तो हम लोग तुरंत दोस्ती रशिया से बढ़ाने लग जाएंगे या दूसरे से बढ़ाने लगे। हमको पता है यहाँ से हमको प्रॉब्लम होगा, पहले ही हम अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। और हमारे इंडिया पास इतना रिजर्व आज के दिन में मौजूद है कि अगर 6 महीना भी किसी देश में वॉर हो रहा है ना, तो हम लोग उस 6 महीने के दौरान में इंटरनली सर्वाइव कर सकते हैं।
तो आज हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जगह पर है, समझ में आ गया ना। ये जमाना था 1990 वाला जो आपको बताए थे, तब शायद इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है ना। हाइपर इन्फ्लेशन तो बहुत हम हार्ड वर्ड बोल दिए, मे भी थोड़ा सा वॉकिंग के आगे बढ़ जाता, गैलोपिंग तक पहुंच जाता। बट आज के दिन में इंडिया काफ़ी स्टेबल है, समझ में आ गया ना। बाहरी दुनिया के साथ भी स्टेबल रिलेशन है हमारा, और इंटरनली भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं। तो आज के दिन में इंडिया में महंगाई 10% से ज़्यादा बढ़ना थोड़ा सा रेयर केस माना जाएगा, समझ में आ गया ना। ये कभी भी उतना नहीं बढ़ता है। और हमारा आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका टारगेट भी है, ये कहीं लिख लीजिएगा साइड में। आरबीआई का टारगेट है महंगाई को 4+2 -2 के बीच में रखना, मतलब 4% का बैंड में हम लोग को इन्फ्लेशन को रखना, ये हमारे आरबीआई का टारगेट है। +2 -2 मीन्स क्या हो गया, खराब अवस्था में +2 यानी कि 6 तक जा सकता है, अच्छा अवस्था में इससे घटा दो 2 तक, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं आप 2% से लेकर के 6% के बीच में हमारा आरबीआई का टारगेट है इन्फ्लेशन को रखने का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। समझ में आ गया, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या टारगेट है, 2 से लेकर के 6% के बीच में महंगाई को रखने का। अब सवाल ये आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल करती है महंगाई को। तो देखो ये हम आपको बता देते हैं, बट अगेन आप लोग इतना हायर लेवल का भी एग्जाम का तैयारी नहीं करो, इतना ज़्यादा दिमाग में रख के क्या करोगे। लेकिन आप लोग को नॉलेज के लिए हम बता देते हैं आरबीआई किस तरह से फंक्शन करती है, ठीक है ना। आरबीआई जो है 2-3 तरह का मेजर्स लेती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कुल मिलाकर के महंगाई कब बढ़ती है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया है कि नहीं। ज़्यादा पैसा आता है तो लोग ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करते हैं। इसको ऐसे समझो, ज़्यादा मनी आ गया है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस तरह से है कि नहीं है, एग्रीड यहाँ तक कोई। मनी बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता, डिमांड बढ़ता प्राइस बढ़ता, प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अरे जब आपका पैसा बढ़ेगा तो पैसा कहाँ, कुछ तो खर्चा ही करिएगा ना, ट्रैवल में खर्चा करिएगा, कोई चीज़ खर्चा करिएगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से महंगाई का एक तरह से समझ लो लाइफ होता है, कोई दिक्कत है। तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देखेगी, अच्छा मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, ये है प्रॉब्लम का बात, पैसा कम कर देते हैं। पैसा कम कैसे करेगी, समझो। अब जैसे मान के चलो बैंक्स, पूरा आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल करती है, बैंक को पूरा कंट्रोल कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारा बैंक को बोल देगी कि आप जो है इंटरेस्ट रेट अभी क्या दे रहे हो डिपॉजिट पे, तो बोलेगी सर हम दे रहे 4% का इंटरेस्ट रेट। कितना दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, 4%। यानी कि जो लोग हमसे लोन लेने आता है उसको भी इसका रेट आने की अलग रखती है। मान लेते हैं आइडियल सीन में जो लोन लेने आ रहा है उससे भी 4% दे रहे हैं हम लोग, मतलब ले रहे हैं लोन में, और जो हमको बैंक में पैसा जमा करा उसको भी हम लोग 4% दे रहे हैं सालाना। समझ में आ गया ना। बैंक यही करती है ना, जिनका पैसा रखा हुआ उनको सालाना कुछ इंटरेस्ट देती है कि नहीं देती है, और जो पैसा ली है लोन में उसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। यही तो बैंक का प्रॉफिट होता है ना। हमेशा बैंक किस तरह से ऑपरेट करती है, इधर से कुछ इंटरेस्ट दे रही है, किसको दे रही है इंटरेस्ट, जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा बैंक में, है ना, और इधर से इंटरेस्ट ले रही है, किससे ले रही है, जो पैसा उनसे उधार लिया है। तो ये वाला नंबर हमेशा ज़्यादा रहता है। मान लो इधर से 8% ले रही है और आपको 4% दे रही है, यही गैप जो बीच में 4% का आया, यही गैप बैंक का पैसा रहता है जो बैंक कमाती है। इसी तरह बैंक का चलता है ना। अब मान लो हम आइडियल केस में मान रहे 4% बैंक दे भी रही है और 4% बैंक ले भी रही है, कोई दिक्कत है, 4% रखते हैं। तो आरबीआई बोलेगी इसको क्या करो, जब अगर उनको महंगाई को कंट्रोल करना होगा, बोले ये काम करो, जो तुम रेट को देते हो, मतलब जो तुम इंटरेस्ट दे रहे हो पैसा डिपॉजिट पे, उसको कम कर दो, उसमें 2% का इंटरेस्ट दो, या ऐसा बोल देगी कि इसमें 8% का इंटरेस्ट दे दो, और जो क्या बोलती हो तुम लोन वगैरह ले रहे हैं उससे भी 8% या 8% से ज़्यादा या 10% का जो भी तुमको समझ में आता कर दो। तो अब क्या की इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने बोल दी कुल मिलाकर के महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, आरबीआई क्या बोलेगी, दोनों चीज़ के इंटरेस्ट रेट को क्या बोल दी, बढ़ाने के लिए। कोई दिक्कत है, इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा, आपके पास पैसा था, आप देखिए बैंक में हम अगर पैसा रख देंगे तो 4% की जगह हमको 8% मिलेगा सालाना। आप बोलेगी तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, चलो बैंक में पैसा रख देते हैं, है कि नहीं। तो क्या करिएगा, बैंक में आप पैसा रखने लगिएगा। और जो आदमी पहले लोन ले रहा था, क्योंकि पहले लोन 4% में मिल रहा था, वो आदमी अब लोन भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको लगेगा बाप रे बाप लोन तो बड़ी महंगा हो गया है, अब हमको 8% लौटाना पड़ेगा, हम लोन नहीं लेंगे। तो जो आदमी पास पैसा था उसका पैसा बैंक में जमा हो रहा, और जो आदमी लोन लेने वाला था वो डर से लोन नहीं ले रहा। तो पैसा कहाँ आ गया, पब्लिक से छीन करके किसका पास आ गया, बैंक के पास आ गया। पब्लिक पास पैसा ही नहीं रहा तो पब्लिक फुटानी भी नहीं करेगा अब, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, दाम घटेगा कि नहीं घटेगा। ये एक तरीका हो गया, ऐसे तो बहुत सारा तरीका है, ये वन ऑफ द तरीका महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई किस तरह से कंट्रोल करती है हम आपको बता दिए। आरबीआई कुछ नहीं करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी तो आपको जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अब कृष्णा को 8% नहीं समझ में आ रहा होगा, 20% कर देते हैं,
आपको 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आप समझ में आ रहा है ना कृष्णा? ठीक है, 20% का इंटरेस्ट आपको अच्छा भी लग रहा है। अगर 20% का कोई इंटरेस्ट दे रहा है आपको, तो आप पैसा वहां पे डिपॉजिट नहीं करिएगा, बैंक सेफ भी है, कहीं पैसा लेके भागेगी भी नहीं, और 20% आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा सालाना। मतलब 1 लाख रखिए, साल का एंड में 1,20,000 हो गया, कितना मजा आएगा आपको। तो आपका पैसा ग्रो हो रहा है सेफली, तो आप जमा कर रहे हैं, और आप 20% अगर इंटरेस्ट चार्ज करी तो लोन भी नहीं लीजिएगा आप डर से, बाप रे बाप हमको 1 लाख का लोन के बदले 1,20,000 देना पड़ेगा, हम तो लोन लेबे नहीं करेंगे। लीजिएगा लोन? नहीं लीजिएगा। तो क्या हो गया, पब्लिक का पैसा कहाँ जाएगा? टोटली बैंक में। पब्लिक का हाथ में जब पैसे नहीं रहेगा तो डिमांड, अरे बताओ, पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो गया तो डिमांड, डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन, तो कंट्रोल आरबीआई कर दी ना। तो आरबीआई डायरेक्टली आपको आगे नहीं बोलेगी, आरबीआई के पास सारा है, कठपुतली है हम लोग, जैसा नचाना चाहेगी डांस करवा देगी हम लोग को। समझ में आया? ये वन ऑफ द तरीका है आरबीआई जैसे कंट्रोल करती है। और भी बहुत सारे तरीका सरकार भी अलग अलग स्टेप्स लेती है, आरबीआई और भी तरीका अपनाती है, अकेला ऐसा तरीका से नहीं हो जाता इन्फ्लेशन कंट्रोल, बट बहुत डीप है ये सारा टॉपिक। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये वन ऑफ द तरीका है इन्फ्लेशन को समझने का। ठीक है, भविष्य में अगर आप लोग यूपीएससी करिएगा तो आप लोग को सारा तरीका बताएंगे। समझ में आया? लेकिन कुछ तरीका आप लोग जान के रखिए ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए स्टैगफ्लेशन, एक वर्ड लिखिए, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अरे क्या हो गया, कुछ डाउट है क्या? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, STAGFLATION। अच्छा ये थोड़ा स्टाइलिश जी हो गया क्या? लो अब ठीक है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का हिंदी क्या होता है? हमको खुद हिंदी नहीं पता है, पता है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसा अवस्था है, क्या होता है स्टैगफ्लेशन पता है? जब इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है, बट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आया? स्टैगफ्लेशन एक इकोनॉमी का ऐसा अवस्था है, अरे इधर देखो पहले, स्टैगफ्लेशन एक कंट्री का ऐसा अवस्था होता है जहां पर देश में तरक्की तो हो रहा है, मतलब देश का जीडीपी बढ़ रहा है, पहले जीडीपी 3 ट्रिलियन था, अभी 4 ट्रिलियन हो गया है, तो देश का जीडीपी बढ़ रहा है, बट लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, लोगों का जॉब जो है वो घट रहा है, और इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अभी जो करंट सिनारियो इंडिया में हो रहा था ना, वो क्या हो रहा था इंडिया में? स्टैगफ्लेशन हो रहा था। कैसे? देश का जीडीपी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बट आपको पता होगा ये कोरोना के बाद से बहुत सारे लोगों का जॉब्स गया, आईटी में जितना जॉब्स था वो सारा भर भर के, आप कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुनोगे ना, टीसीएस ने 60,000 इंप्लॉय को निकाल दिया, जोमेटो ने 20,000 इंप्लॉय को फायर कर दिया, टाटा ने 10,000 लोगों को फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भी जान रही मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है ना। और वॉर में यही होता है, वॉर में क्या होता है ना, कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनी अपना कॉस्ट कम करने के लिए क्या करती है, जो वो लोगों को सैलरी दे रही है कम लोगों को सैलरी देती है, यानी कि लोगों को बाहर कर देती है, फिर बोलती है जब इकोनॉमी अच्छा होगा तो आप लोग को वापस बुला लेंगे। समझ में आया? तो ऐसे में लोग जॉब्स को कट करने लग जाती है। समझ में आया? तो इसी में क्या होता है, हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जब ग्रोथ तो हो रहा है किसी भी देश का, बट महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब ग्रोथ होता है तो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट घटना चाहिए, घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, और महंगाई भी कंट्रोल में रहना चाहिए। बट यहां पर एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब ग्रोथ हो रहा है स्लो, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा डेवलपमेंट देखा जाए तो गलत डेवलपमेंट है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसा अवस्था है जो नेगेटिव है, समझ लो, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और देश का ग्रोथ बढ़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? चंद लोग ही अमीर हो रहे हैं, सारी जनता तक उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो पैसा मिलना चाहिए। समझ में आया? तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसा समझ लो जिसमें आपको पता चलेगा अडानी अंबानी ये लोग अमीर हो रहे हैं और नॉर्मल जनता गरीब हो रही है, क्योंकि उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करने को मिल रहा है। समझ में आ गया ना? तो दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। कोई दिक्कत है? देखिए स्टैगफ्लेशन, कोई पानी लाए हैं क्या आप लोग? नहीं? अरे भैया का पानी पियेंगे हम, पता चला हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी रहे हैं। लिखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, लिखो स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन, stagflation is a situation where an economy experiences slow growth हो गया, slow growth but inflation and unemployment rates are very high but inflation and unemployment rates are very high।
इसका हिंदी होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका हिंदी स्टैगफ्लेशन। अच्छा, हिंदी में ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन है ना? इंग्लिश में नहीं, कंफ्यूजन है इंग्लिश में। हिंदी में देखो नाम ही से पता चल जा रहा। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है ना? मंदी यानी कि मंदी चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ज़्यादा चल रहा है। तो हिंदी में तो काफ़ी डेफिनेशन से ही पता चल जा रहा है एक्चुअली में क्या वो कहना चाह रहा है कि नहीं। सनमाया, तो इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये वर्ड को याद रखिएगा, क्यों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कैसा? एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग स्लो ग्रोथ बट विथ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज इट, है ना? तो क्या आएगा? पहला आएगा ग्रोइंग इकोनॉमी, दूसरा आएगा डेवलपिंग इकोनॉमी, तीसरा आ जाएगा हाइपर इन्फ्लेटिव इकोनॉमी, या चौथा आ जाएगा स्टैगफ्लेशन वाला इकोनॉमी। तो आपको स्टैगफ्लेशन वाला में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक करना होगा। समझ में आ गया ना? इस तरह से क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली बनेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब एक ग्राफ थोड़ा सा आप लोग को दिखाते हैं। देखो अब यहाँ पर ये, इससे हम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये प्राइस का लाइन है। अरे आयुष, क्लास के बाहर जाके बात करो, जाओ पहले यहाँ पर देखो अच्छे से। ये प्राइस लाइन है। अब देखो यहाँ पर प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो इतना ऊंचा तक गया, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम लोग? इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या है? महंगाई है। ये इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट को समझो कर्व का। ये इन्फ्लेशन मान लेते यहाँ पर 8% था, कोई दिक्कत है? ये 8% था। अब जब महंगाई ये वाला स्लोप नीचे आ रहा है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? ये सब वर्ड को याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स पे आ जाता है। हम आपको समझा रहे हैं, ये सब याद कर लेता है बच्चा लोग। इन्फ्लेशन मीन्स होता है जब एकदम पीक पे है महंगाई, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस इन्फ्लेशन। पहले कोई इन्फ्लेशन 8% था, अभी 6% है, फिर 5% हुआ। महंगाई तो अभी भी है, महंगाई नहीं है अभी भी, महंगाई अभी भी है, बट क्या महंगाई कम हो रही है। तो जब महंगाई कम हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन हो रही है। सनमाया, इकोनॉमी में जब महंगाई कम हो रही होती है हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डिसइन्फ्लेशन हो रही है। सनमाया, कोई दिक्कत है? जब महंगाई बढ़ रही होती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि अगर इसका उल्टा कर दो, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया, तो ये क्या हो रहा? महंगाई बढ़ रही है, इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। जब महंगाई 8 से 6, 6 से 5, 5 से 4 ये हो रही है तो बोलेंगे महंगाई घट रही है। लेकिन महंगाई तो अभी भी है कि नहीं? महंगाई अभी भी है। क्यों? जीरो के ऊपर जितना भी हो तो महंगाई ही बोला जाएगा ना। 1% भी तो महंगाई ही है, 1% बढ़ी है बस दर, है कि नहीं? यहाँ पर रेट का बात है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन और इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये दो टर्म समझ में आ गया? इस दो टर्म को लिख लीजिए पहले, फिर दो टर्म और बताते हैं। ऐसे पहले ग्राफ एक तो ड्रॉ करो आप लोग। हो गया? कुणाल, बड़ा बात करते हैं आप। आपसे जब हम पूछते हैं तब तो आंसर निकलता नहीं है आपका। अरे कितना बात आप लोगों को करना होता है। क्लास के बाहर 23 घंटा मिलेगा, आराम से फ़ोन कर लीजिएगा। जियो में तो फ्री बात होता है, आराम से 23 घंटा बात करिएगा। हो गया यहाँ तक?
अब देखो इस ग्राफ को अच्छे से समझो। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? महंगाई। डिसइन्फ्लेशन मीन्स होता है घटती हुई महंगाई या मुद्रास्फीति की दर में गिरावट। बात वही है ना? यानी कि महंगाई में गिरावट को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन कब हो जाता है? जब महंगाई नेगेटिव टेरिटरी में चल गई है। नेगेटिव टेरिटरी में चल गई है यानी कि जीरो से नीचे आ गई। समझ में आया? हाँ, ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत गंदा होता है। अब आप बोलेंगे सर दाम तो घट रहा है ना, अच्छा बात है। आप समझो यहाँ पर दाम का हद से अधिक घटना भी बहुत बुरा होता है, हद से अधिक बढ़ना भी बहुत बुरा होता है। अब बोलोगे सर हद से अधिक घटना कैसे बुरा हो गया? अच्छा बात है ना, चीज़ सस्ता में मिल रहा है। अरे चीज़ सस्ता में मिल रहा है, बट इससे क्या पता चल रहा है? देश में तरक्की नहीं हो रहा है, देश में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा है, कंपनी लॉसेस में जा रही है, इसीलिए उसको अपना माल को सस्ता में बेचना पड़ रहा है कि नहीं? अगर कोई कंपनी 100 रुपये का कोई गुड़ को अगर वो 120 में बेच दे तो इसको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको 100 रुपये वाला चीज़ को 80 में बेचना पड़ रहा है, इसलिए ये मजबूर है ना? कोई समोसा वाला दुकान में जाकर के पूछो, अगर उसका समोसा नहीं बिक रहा है तो 5 का समोसा वो 4 में बेचने को तैयार है। आपके लिए अच्छा है, सस्ता में मिल रहा, बट वो समोसा वाला दुकान से पूछो, वो बोलेगा हम दुकान बंद करके अब चल जाएंगे भैया, यहाँ पे बिक्री नहीं हो रहा है कि नहीं? तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये देश के लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी सारा भाग जाएगी, अमेरिका सारा कंपनी भाग जाएगी, बोलेगी इस देश में बेच ही नहीं पाते हम, प्रॉफिट ही मेरा नहीं होता है। और इसमें एक और लफड़ा ये हो जाता है ना कि अगर चीज़ों का दाम लगातार घट रहा है तो लोग ज़्यादातर खर्चा भी नहीं करते। क्यों पता है? ऐसा आप लोग को हम पढ़ाए हैं, आप लोगों को थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी लगेगा, बस बता रहे थे। आपको लग रहा है चीज़ों का दाम घट रहा तो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब मुद्रा स्थिति में ये चीज़ होता है तो उल्टा होता है, लोग और इंतजार करते हैं, बोलते हैं अरे 100 वाला 80 हो गया, रुक ना 50 में लेंगे। समझाया? 50 हो जाएगा तो बोलेगा छोड़ 50 फ्री में मिलेगा कुछ दिन बाद। समझाया? तो लोग क्या होता है डिमांडें करने जाते हैं, वो बोलते हैं इकोनॉमी अभी बहुत खराब है, अभी तो वॉर स्टार्ट हुआ है, अभी वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, तुमको पता है? अगला आदमी बोलेगा 3 छोड़ दो, पाकिस्तान भी हमला करेगा, 4 एक के साथ हो जाएगा, 3 और 4 एक साथ आएगा, ऐसे बोलेगा। तो आदमी इंतजार कर रहा होगा, 80 से 50 होगा, 50 में भी आदमी लोग का पेट नहीं भरेगा, वो बोलेगा फ्री में जब होगा तब जाके लेंगे। समझ में आया? तो ये गलत हो जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। डिफ्लेशन जो है वो क्या हो गया? हमारी इकोनॉमी के लिए खराब हो गया, क्योंकि इससे एक तो कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है, दूसरा लोग और इंतजार करते हैं कि चलो और खराब होगा स्थिति तो जाकर के लिया जाएगा, तीसरा इकोनॉमी देश का बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में इन्फ्लेशन चला गया। जब इन्फ्लेशन नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। अब मान के चलो यहाँ पर -8 तक पहुँच गया था, अब जब ये रिकवर करता है इसको कहते हैं रिफ्लेशन, यानी कि -8 से -6 हो रहा, -5 हो रहा, -4 हो रहा, फिर 0 हो रहा, 0 तक का सफर अगर कर रहा तो इसको वापस हम लोग रिफ्लेशन कहते हैं। अब समझ में आया? नहीं, इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, इसको रिफ्लेशन बोलेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन ये तो 0 के नीचे आ गया। समझे? कर्व जब 0 से नीचे आ गया, -8 तक मान के चलो चला गया एग्जांपल के तौर पर, तो हम लोग बोलेंगे ये डिफ्लेशन हो गया। लेकिन -8 से सुधर रहा, -7, -6, -5, -4, -3 और यहाँ के 0 हो गया, तो ये सफर जो ऊपर में तय की इकोनॉमी सुधर रहा है, यानी कि रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मीन्स क्या हो रहा है? इकोनॉमी जो बहुत बदतर हालत में थी, इकोनॉमी में कुछ सुधार हो रहा है। समझ में आया? तो ये चारों वर्ड समझ में आ गया, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन, ये चारों वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। समझ में आ गया ना? हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किए कौन क्या है, कोई दिक्कत है? इन्फ्लेशन मीन्स समझ में आ गया, जो ऊपर में पीक बना वो इन्फ्लेशन था, जब इन्फ्लेशन घट रहा था डिसइन्फ्लेशन था, जब इन्फ्लेशन नेगेटिव टेरिटरी में चला गया डिफ्लेशन था, और जब रिकवर करने लग गया नेगेटिव टेरिटरी से तो रिफ्लेशन हो गया। कोई दिक्कत है ये चारों वर्ड में? समझ में आ गया? चलो यहाँ तक ही रखते हैं, अगला क्लास में मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन छोटा टॉपिक है। समझ में आ गया ना? तो कल क्लास पढ़ा करके अगर आप लोग बोलिएगा छुट्टी देने तो दे देंगे छुट्टी 2-3 दिन का।